हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कि यहां पर आपको कोई पैकेज नहीं खरीदना है, कोई कूपन नहीं खरीदना है और ना ही किसी प्रकार का कोई भी रजिस्ट्रेशन करवाना है। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, शिक्षित भारत, विकसित भारत, समृद्ध भारत। स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 11वीं की रसायन विज्ञान की, जिसमें आज हम देखने वाले हैं कि जो हमारा अध्याय क्रमांक 2 है, परमाणु की संरचना, उसका एमसीक्यू पार्ट 2। इसके पहले हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने 30 क्वेश्चंस कवर किए थे। आपने यदि वो क्लास नहीं देख लिए तो आप प्लीज उसे जाकर देख लीजिए और अपने जो भी डाउट्स होंगे उसको कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ लीजिए। बात समझ में आई? बोलिए यस सर। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कि पहला जो सवाल है राइट वो क्या है। तो मैं हट जाता हूं। पहला ही सवाल बड़ा तगड़ा है और इसमें पूछा गया है कि निम्न में से वो कौन सी स्पीसीज है जो कि अनुचुंबकीय नहीं है। अब ये जो अनुचुंबकीय होता है ये क्या होता है, पहले अपने को ये भी देखना है। और जैसा कि हम हमेशा करते हैं कि सवाल के साथ साथ में ना सिर्फ हम उसका जवाब ढूंढते हैं पर बल्कि उसके पीछे छुपे हुए कॉन्सेप्ट के बारे में भी बात करते हैं। बोलो यस राइट। तो इस तरीके से निम्न में से वो कौन सी स्पीसीज है जो अनुचुंबकीय नहीं है। तो पहले हम देख लेते हैं कि जो अनुचुंबकीय होता है राइट इसको हम कहते क्या है। तो भैया ये इंग्लिश में कहलाता है पैरामैग्नेटिक। तो ये इंग्लिश में क्या कहलाता है? ये कहलाता है पैरामैग्नेटिक। अब सवाल पैदा होता है ये पैरामैग्नेटिक क्या होता है राइट। तो इसका मतलब होता है जिसके, ध्यान से देखना, अनुचुंबकीय का मतलब क्या होता है? जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। जिसके पास अयुग्मित यानी कि सिंगल, जिसके पास अयुग्मित यानी कि सिंगल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। होते हैं, जिसके पास कैसे होते हैं? सिंगल इलेक्ट्रॉन यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हम कह सकते हैं, बेसिकली अनपेयर्ड। जिनका जो है जोड़ा नहीं होता, साथी नहीं होता, मतलब कक्षक के अंदर यदि एक इलेक्ट्रॉन है तो उसको हम क्या बोलेंगे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। दो यदि है तो उसको हम पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, यानी कि हम उसको युग्मित इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं। तो क्या ये कहानी क्लियर है? बोलो यस सर। पक्का? ठीक है। अब सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। अच्छा, एक और बात, पैरामैग्नेटिक जो होते हैं वो कम चुंबकीय क्षेत्र से अधिक चुंबकीय क्षेत्र की तरफ क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। जबकि डायमैग्नेटिक यानी कि द्विचुंबकीय जो होते हैं वो आपके चुंबकीय क्षेत्र से दूर भागते हैं। पर आपके जो पैरामैग्नेटिक है यानी कि अनुचुंबकीय होते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। बोलो यस सर। ठीक है। तो पूछा गया है कि इनमें से कौन सा अनुचुंबकीय नहीं है। तो एक ऐसा होगा जो अनुचुंबकीय नहीं होगा, बाकी के सारे जो हैं वो कैसे होंगे? आपके अनुचुंबकीय होंगे। हम इसको देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो देखो, सबका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो लिखना चालू करते हैं। चलो भैया, Cl नेगेटिव, Be नेगेटिव, Ne2 प्लस और As यानी कि आर्सेनिक प्लस। अच्छा, एक चीज ध्यान देनी है, मैं सबसे पहले सारे जो तत्व हैं, परमाणु हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूंगा और उस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को परिवर्तित कर दूंगा किसमें? आयन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में। कैसे? तो ध्यान से देखो। अब इस क्लोरीन का क्या होता है? तो क्लोरीन का होता है 1s2, इसके बाद होता है 2s2। क्या पैरामैग्नेटिक आपने लिख लिया? ठीक। सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। अनपेयर्ड सिंगल ले लो, अनपेयर्ड ले लो, इलेक्ट्रॉन ले लो। ठीक है। चलो, 1s2, 2s2, इसके बाद 2p6, इसके बाद 3s2, देन आपका 3p5। ऐसे अपने को कितने करने हैं भैया? 17 करने हैं। यहां पर जो है आपको करने हैं, बेरिलियम है तो 4 करने हैं, यहां पर आपको 10 करने हैं और ये यहां पर आपको कितने करने? 31, 32, 33 करने हैं। बात समझ में आ गई? चलो, तो इस तरीके से अब Cl नेगेटिव ये हो गया, ये Cl नेगेटिव नहीं हुआ, ये सिर्फ क्या हुआ? आपका क्लोरीन का हुआ।
अब क्लोरीन ने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया है, गेन कर लिया है, तब तो नेगेटिव आया है। बोलो यस सर। भाई इलेक्ट्रॉन लेने के बाद तो नेगेटिव चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन देने के बाद पॉजिटिव चार्ज आता है। तो यदि इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है तो वो जो एक इलेक्ट्रॉन है वो यहां पर आकर फिल हो जाएगा। तो जो आपका 3p5 होना चाहिए था, अब वो हो जाएगा कितना, 3p6। तो अपन इस पूरे को लिख देते हैं 3p6, 3p6। बात समझ में आई? चलो मैं इसी तरीके से अब सबके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहा हूं, आप सबका देखना कि अयुग्मित है या फिर नहीं है। ठीक है, चलो बेरिलियम का बोलेंगे तो भैया ये तो 1s2 हो गया, 2s2 हो गया, पर क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया है, राइट, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है, इसलिए 2p1 भी हो जाएगा। तो इसके अंत में आ जाएगा आपका 2p1। तो 2p1 इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है। चलो कुछ इसी तरीके से हम नियॉन की बात करेंगे। नियॉन जिसका परमाणु क्रमांक 10 होता है, उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स का दान कर दिया है। तो 1s2, 2s2 एंड 2p6 होना चाहिए था, पर क्योंकि इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स का दान कर दिया है, इसीलिए ये हो जाएगा आपका 2p4। 2p6 था, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, 2p4। आर्सेनिक जो है इसके लास्ट में क्या आता है ये बता देते हैं। तो भैया इसके लास्ट में आता है आपका 2p ना, इसके नीचे वाले में आएगा आपका नियॉन, उसके नीचे वाले में, हाँ, इसके लास्ट में आता है 4p3। इसके लास्ट में आता है आपका 4p3, जो कि एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद परिवर्तित हो जाएगा किसमें, 4p2 में। चलो 4p2 में परिवर्तित हो जाएगा। हम एक काम करते हैं, सबके डिब्बे डिब्बे खेल लेते हैं, जिससे जो है हम बता सकेंगे कि भैया किसके पास इलेक्ट्रॉन जोड़े से है और किसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो आधे आधे मतलब खाली भरे हुए हैं। चलो P बनाएंगे हम, इसके बाद हम यहां पर फिर P बनाएंगे, फिर यहां पर हम P बनाएंगे और यहां पर भी हम P बनाएंगे। 3-3 डिब्बे भैया बना दो। चलो 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 चलो, मजेदार बात। 1 2 1 नहीं, ऐसे नहीं भरते हम, पहले सिंगल सिंगल भरते हैं फिर डबल डबल भरते हैं। किसका ये सिद्धांत है ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि पहले जो इलेक्ट्रॉन है सिंगल 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 भरते हैं, उसके बाद डबल डबल भरते हैं। बात समझ में आई? इसके बाद यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 1 2 3 4 1 2। अब आप मुझे बताओ कि ऐसा कौन सा है यहां पर, राइट, जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसके पास अयुग्मित है, अनपेयर्ड है, अनपेयर्ड है, अनपेयर्ड है। तो ये जो 3 है इनके पास तो आपके अनपेयर्ड यानी कि अयुग्मित है। पर यदि हम देखेंगे तो भैया ये वाला जो है आपका, ये वाला जो है ये कैसा है, युग्मित है। बात समझ में आ रही है? तो ये कैसा है आपका, युग्मित है। कैसा है, पेयर्ड है। तो ये आपका अनुचुंबकीय नहीं होगा, ये आपका कैसा होगा, द्विचुंबकीय यानी कि डायमैग्नेटिक होगा। बात समझ में आ गई? बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। तो आंसर जो है वो आपका क्या होगा, तो आंसर होगा आपका Cl नेगेटिव। बाकी के सारे जो है वो कैसे हैं आपके, तो भैया अनुचुंबकीय यानी कि पैरामैग्नेटिक। बात ही खत्म हो गई। चलो 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 चलो, क्या कहते हो, हम इसको क्रॉस चेक करेंगे और इस कहानी को थोड़ा सा और आगे लेकर चलेंगे। ठीक है जी, बोलो यस सर। अब अगला सवाल क्या है उसकी तरफ हम लोग चलते हैं। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य क्या है, ऊर्जा दी हुई है, प्लैंक कांस्टेंट दिया हुआ है और आपका जो है क्या दिया हुआ है, राइट, और आपकी जो स्पीड ऑफ लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये दी हुई है। तो लैम्डा अपने को निकालना है, कैसे निकालेंगे, देखो बहुत सिंपल सी कहानी है। क्या आप जानते हो कि E इक्वल टू आपका h न्यू होता है। अच्छा, क्या आप जानते हो कि E इक्वल टू h न्यू को आप C डिवाइड बाय लैम्डा लिख सकते हो। यस सर बोलो। सिंपल सी कहानी, E इक्वल टू h न्यू होता है, जहां पर जो न्यू है वो फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति है, h आपका प्लांक नियतांक है, C आपकी स्पीड ऑफ लाइट है जिसको हम वेलोसिटी ऑफ लाइट भी बोलते हैं, जो कि ये होती है। ठीक है, निर्वात में फ्री स्पेस में ऐसी होती है। चलो सॉरी, निकालना क्या है, तो भैया अपने को निकालनी है वेवलेंथ। कौन सी चीज निकालनी है, तो वेवलेंथ। तो मैं एक काम करता हूं, इन सबको थोड़ा पीछे लिखता हूं,
कैलकुलेट भी तो करना पड़ेगा ना यार। तो E इज इक्वल टू एच नहीं हो, बोलो यस सर। E इज इक्वल टू क्या होगा, तो एच सी डिवाइड बाय लैम्डा होगा, बोलो यस सर। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा एच सी डिवाइड बाय ई। तो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा एच सी डिवाइड बाय ई, बोलो यस सर। H दिया है, C दिया है और E भी दिया है। हम आसानी से कौन सी चीज निकालने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा, हम बहुत आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे कौन सी चीज, लैम्डा। तो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका H कितना है, तो ध्यान से देखिए 3.36 इंटू 10⁻⁻34 गुणा C कितना है आपका, तो ये है आपका 3 इंटू 10⁻8 डिवाइड बाय आपकी जो ऊर्जा यानी कि एनर्जी है वो दी हुई है 2.91 इंटू 10⁻⁻19। कैलकुलेट करेंगे सीधे, ये लो लैम्डा बराबर, चलो ऐसे तगड़े सवालों की तो अपने बहुत प्रैक्टिस की टॉपिक वाइज में, राइट। चलो अब सबसे अच्छा तरीका ये है 6.36 इंटू 3 डिवाइड बाय 2.91 इंटू 10 की घात कितनी है भैया, -34 है, बोलो यस सर। और वो वहां पर 8 दी हुई है तो ये तो -26 हो गई, ठीक है। तो ये हो जाएगी 10 की घात माइनस, देखो ना 8 घटाएंगे तो 26 आएगा, गुणा 10 की घात जो है वो कितना आ जाएगा, 19 हो जाएगा। नीचे की तरफ माइनस में, ऊपर जाकर प्लस में होगा, आप सबको पता है, बोलो यस सर, ठीक है। चलो -34 को ये 10 की घात एक साथ खेलना चालू कर रहे हैं अपन, है ना। तो -34 8 से किया -26 हो गया, अब ये 29 है। अब बताओ माइनस में कितना आएगा, जल्दी बताओ, चलो। तो माइनस में कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो मैं सीधे लिख देता हूं 10 की घात -7। चलो इसको अपन यहां पर कैलकुलेट कर लेते हैं। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, इसके आसपास आएगा, देखो सारे आप यदि देख रहे होगे, राइट, तो नैनोमीटर आपको पता है 10 की घात -9 में होता है। तो आप यदि ये पूरा देख रहे होगे, ठीक है, यदि आप ये पूरा देख रहे होगे तो एक चीज तो कंफर्म है कि ये जो पूरा कैलकुलेशन होगा वो 656 या 65.6 यानी कि 650 के आसपास आएगा। बात समझ में आ रही है। तो अपने को थोड़ा सा ना क्या लगाना है, दिमाग लगाना है, कॉमन सेंस लगाना है। बात समझ में। चलो एक काम करते हैं, इसका इससे गुणा करते हैं। तो 6 तिया कितना हो गया आपका, 18 हो गया, हाथ का 1 आया, 3 तिया 9 और 1 10 हो गया, यहाँ पर 1 आया, 6 तिया 18 और 1 19 आ गया, और ये यहाँ पर ऐसा हो गया 2.91 इंटू 10⁻⁻, कितना आ गया भैया भैया भैया, -7 आ गया। अच्छा थोड़ा और आगे लेकर चलते हैं इसको, ये ठीक है ना, ठीक 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 ठीक। अब इसका इससे गुणा यदि हम करेंगे तो भैया 6 के, देखो 6 पॉइंट में आएगा, कैसे आएगा, 2.91 है, लगभग 3 के आसपास है, बोलो यस सर। तो लगभग ये 3 के आसपास है और ये 19 है। अच्छा एक बात बताओ, यदि मैं 18/3 करता तो 6 आता, ऊपर की तरफ 19 दिया है तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा, और ये 3 से कम है तो 6 के आसपास तो आएगा। बात समझ में आ रही है, क्योंकि यदि हम 19 को 2 से भाग देंगे या 3 से भाग देंगे तो 6 के आसपास तो आना ही आना है। तो अब यदि हम 19 बटे, अब लंबा चौड़ा कैलकुलेशन यहां पर करना नहीं है, बात समझ में आ रही है, ये 6 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। 19.08 को 2.91 से आप करोगे तो ये कंफर्म है कि 6 पॉइंट समथिंग आएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो मैंने मान लिया इसको 6 पॉइंट, कुछ भी लिख दो आप, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, 4 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे आंसर में, क्योंकि यहां पर अपने को कैलकुलेशन पावर जो है वो चेक नहीं करना है, यहां पर अपने को सही आंसर लेकर आना है। तो ये तो कंफर्म है कि आंसर इनमें से कोई एक आएगा, ठीक है। तो ये कितना आएगा, तो देखो 56 आएगा। ये तो कंफर्म है कि आप यदि इस वाले को नहीं, आप यदि इस वाले को करोगे तो आंसर सही, ये तो कंफर्म हो गया कि ये 6.56 आएगा। आप ये तो जानते हो, बात समझ में आ गई। अब इंटू 10⁻⁻ कितना है, -7 है। पर क्या आपके ऑप्शंस -7 में है, नहीं है। आपके जो ऑप्शंस हैं वो नैनोमीटर में है, 10⁻⁻9 में है। तो हम इसको लिख सकते हैं 6 पॉइंट। तो बेटा कैसे लिखेंगे, तो 6 दशमलव जब इस तरफ जाता है
दशमलव जब दाएं की तरफ जाता है तो जो पावर होती है वो कैसी होती है, कम हो जाती है। इसका मतलब ये 6.56 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर के आसपास। और ये जो -9 है इसी को तो हम लोग नैनोमीटर कहते हैं। तो ये हो जाएगा आपका लैम्डा बराबर 656 नैनोमीटर। खत्म खेल। सिंपल सी कहानी है, बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। सिंपल सी कहानी है, 656 नैनोमीटर आएगा। तो इसमें आप ये मत बोलना कि सर आपने कैलकुलेट करके ये कैसे ला दिया। भैया कॉमन सेंस है, 19.08 को 2.91 से डिवाइड यदि आप करोगे तो 6 पॉइंट समथिंग आना है। अब क्योंकि यहां पर 56 सब में दिया हुआ है इसीलिए ये पक्का 56 के आसपास आएगा। दिमाग अपने को यहां पर लगाना है कि कैसे हम 10 की घात -7 को 10 की घात -9 में परिवर्तित करेंगे। बात समझ में आई? परिवर्तित करने के लिए पॉइंट्स को इधर खिसका दिया आपने। बोलो यस सर। और ये जो है आपका क्या होगा, तो ये हो जाएगा बढ़िया से आपका आंसर। तो यार कंफ्यूजिंग तो था और थोड़ा सा ट्रिकी भी था, देख लेते हैं अपन लोग। बात समझ में आ गई? बिल्कुल सही, नोट कर लो। चलो बढ़िया से इसको अपनी कॉपी में आप सभी नोट करेंगे, ठीक? चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम लोग इस कहानी को लेकर। निम्न क्वांटम संख्याएं कितने कक्षकों के लिए संभव है? ओके, कितने कक्षकों के लिए संभव है? चलो बना लेते हैं भैया। तो n बराबर लिखा हुआ है 3, तो ये तो 3 हो गया। ध्यान से देखो, n बराबर आपका कितना लिखा हुआ है, तो n बराबर तो 3 लिखा है, तो ये तो हो गया 3, राइट। l बराबर कितना लिखा है, 2 लिखा है, तो 0 1 2 3 SPDF, तो ये हो जाएगा 3D। m बराबर +2 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, ध्यान से आप देखिएगा। ये d होता है, बोलो यस सर। अरे अपन ने पढ़ा है यार, कई बार पढ़ा अपन ने। ये d होता है, बोलो यस सर। भैया इसको 0 कहते हैं, इसको -1 कहते हैं, इसको -2 कहते हैं, इसको +1 कहते हैं और इसको हम क्या कहते हैं, +2। तो इस तरीके से -2 से लेकर +2 तक की जो कहानी है वो चल रही होती है। अब ये हमारी एक ही कक्षक हुई ना। जब मैं कहता हूं m बराबर 2, जब मैं कहता हूं m बराबर -2, तो इसका मतलब ये एक कक्षक हुआ। अब सवाल क्या है, उस पर जाते हैं। निम्न क्वांटम संख्याएं कितने कक्षकों के लिए संभव है? एक ही कक्षक के लिए। +2 जो है वो एक कक्षक बताता है, बोलो यस सर। तो कितनों के लिए संभव है, तो भाई एक कक्षक के लिए, उसके पड़ोस वाला एक, तो ऐसे 5 कक्षक हैं और सभी का आपने चुंबकीय क्वांटम संख्या जो है वो फिक्स करके रखा हुआ है, -2 -1 0 +1 और +2, राइट। तो +2 की यदि आप बात करोगे तो भैया कितने कक्षक के लिए, एक कक्षक के लिए। +2 की यदि आप बात करोगे तो कितने कक्षक के लिए, एक कक्षक के लिए। बात समझ में आ रही है? इंटरेस्टिंग ये कहानी है, हम क्रॉस चेक करेंगे और आगे बढ़ेंगे अपने कॉन्सेप्ट को लेकर। चलो, तो ये समझने वाला सवाल था, ठीक। दिगंशीय क्वांटम संख्याएं किसे परिभाषित करती हैं? एकदम ध्यान रखने वाली बात है, ये इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग को परिभाषित करती हैं। ये इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग को परिभाषित करती हैं और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, राइट। तो आप बढ़िया से इसको अपनी कॉपी में नोट कर लो, हम चल रहे हैं सवाल की तरफ, ठीक। परमाणु कक्षकों की जो ऊर्जा है इसका सही आरोही क्रम क्या होगा? भाई बड़ी सिंपल सी कहानी है, हम सब अब्बाऊ का सिद्धांत जानते हैं, उसके हिसाब से हम इसको बना सकते हैं। एक बार जल्दी से अपन बना लेते हैं ताकि रिवीजन भी हो जाएगा। बोलो यस सर। तो भैया कहानी शुरू होती है 1s2 से। मैं काम करता हूँ, 2 नहीं लिखता, आप सब जानते हो यार, अब तो प्रैक्टिस हो चुकी है। 3s 4s 5s 6s और 7s। बोलो यस सर। हमें यही तो बताना है, आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में बताना है कि किसकी ऊर्जा कम है और किसकी ऊर्जा ज्यादा है। चलो, इसके बाद आपका हो जाएगा 2p 3p 4p 5p 6p 7p और आगे बढ़ेंगे इसको अपन। इसके बाद होगा आपका 3d 4d 5d 6d और इसके बाद होगा आपका 4f
और यहां पर होगा आपका 5f। अब याद करोगे तो अबाव सिद्धांत को समझने के लिए हम लोगों ने क्या किया था, हमने कुछ इस तरीके से यहां से बनाना शुरू किया था। देखो ऐसे, फिर ऐसे, फिर 2p के बाद 3s, फिर 3p के बाद 4s, उसके बाद 3d 4p 5s, उसके बाद 4d 5p 6s, उसके बाद 4f 5d 6p 7s, और ये लास्ट में हम लोगों ने इस तरीके से बना दिया था। तो भाई काम करते हैं, देखो 1s तो कहीं पर भी नहीं है, 1 2 3 तो कहीं पर भी नहीं है, तो 4 से शुरू होगी कहानी, तो यहां तक तो होगी नहीं। 4s कहीं पर है क्या, 4s कहीं पर नहीं है, तो 4s के बाद देखो ऐसे जाते हैं बेटा हम लोग। अब बहुत सिद्धांत हम ऐसे ही बनाते हैं, बोलो यस सर। तो ये वाला तो देखो अपनी मिनिमम शुरुआत ही 4 से हो रही है, और कहां से हो रही है, 4f से शुरू हो रहा है, और 5p से शुरू हो रहा है, और 5d भी है इसमें। 4s कहीं पर नहीं है, 4s है क्या, देखो 5p है, 4f है, 6s है, नहीं है। 4p है क्या, क्या कहीं पर 4p है, नहीं है। क्या कहीं पर 5s है, 4p भी नहीं है, 4s नहीं है, 4p 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 भी नहीं है। 5s है क्या कहीं पर, 5s भी नहीं है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, 4d है क्या कहीं पर, तो 4d भी नहीं है। 5p है क्या कहीं पर, बिल्कुल 5p है, इसीलिए 3 ऑप्शन जो है वो आपके 5p से बनाए गए हैं। तो 5p से कहानी शुरू होगी। चलो, तो 5p के बाद 6s होगा, 5p के बाद 5p के बाद 5p 6s होगा, इसके बाद 4f होगा, उसके बाद आपका 5d होगा, और ये सारे जो हैं ये कैसे हो जाएंगे, तो भैया ये सारे के सारे आपके गलत हो जाएंगे, और हमारा जो आंसर है वो होगा ख। बात समझ में आई? तो देखो रट तो नहीं सकते आप, रटोगे तो समय ज्यादा लगेगा। बेस्ट ऑप्शन ये है कि ये जो अपन ने ऐसे अबव सिद्धांत बनाया था, राइट, इसके बारे में अपन ने बहुत प्रैक्टिस की थी टॉपिक वाइज में, इन सब को अपने दिमाग में फिट कर लो। बात समझ में आई? तो ऐसे बना लेना, फिर वो तो बन ही जाएगा आप लोगों से। बोलो यस सर। तो रटने की जरूरत नहीं है, आप ये बना लीजिए और उसके बाद आप वैसा कर लीजिएगा। ठीक, चलिए, बहुत बढ़िया सवाल था ये। हम बढ़ेंगे आगे। भैया सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होती है, जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक समान होती है, राइट। तो हम सीधे लिख सकते हैं, जिनमें ऐसे परमाणु आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो कैसी होती है आपकी, समान होती है। जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी होती है आपकी, समान होती है। चलो सबके बनाने पड़ेंगे यार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो एक काम करते हैं सॉरी, फ्लोरीन के लिए दिया है और ऑक्सीजन के लिए दिया है। एक काम करते हैं, सबके हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल लेते हैं। ठीक है, चलो पहले फ्लोरीन ऑक्सीजन निकालते हैं, फिर अपन निकाल ही लेंगे। चलो, तो मैं कह रहा हूं, मैंने यहां पर फ्लोरीन लिखा है, फ्लोरीन नेगेटिव ही तो दिया है साथ में। ओके, फ्लोरीन नेगेटिव लिख लेते हैं अपन लोग। और मैंने यहां पर ऑक्सीजन लिखा है, ऑक्सीजन नेगेटिव है, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव है, रुको, ऑक्सीजन पॉजिटिव है, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव है। ओके, ऑक्सीजन पॉजिटिव है, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव है, और ऑक्सीजन, अच्छा 2 पॉजिटिव है और ऑक्सीजन 2 नेगेटिव है। सबके हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल लेते हैं, बात खत्म हो गई। चलो, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, फ्लोरीन में कितने होते हैं बोलो, 9 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन में कितने होंगे, 9, जितना उसका परमाणु क्रमांक है। पर -1 लगाने से इलेक्ट्रॉन 10 हो गए। ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो भैया ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, प्लस किया यदि आपने तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 7। 2 जोड़ दिए तो कितने हो जाएंगे, 10। 2 निकाल दिए तो कितने हो जाए, सॉरी 2 निकाल दिए, प्लस आया ना यहां पर, तो ये हो जाएंगे 6, और यहां पर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10। तो ये तो कंफर्म है कि कहां पर एक जैसे इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, F नेगेटिव O2 नेगेटिव, दैट्स ऑल। यही अपना क्या होगा, आंसर होगा, F नेगेटिव O2 नेगेटिव। चलो
तो ये जो है हमारा क्या होगा भैया, आंसर होगा। क्या होगा, आंसर होगा। जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी ऐसे युग्म को हम बोलेंगे सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, राइट। और आंसर हमारा क्या होगा, कफ और कबूतर होगा, जो कि रसायन विज्ञान का संदेश पूरी दुनिया में फैला रहा है। क्लियर? तो इस तरीके से आप बनाकर देख लीजिएगा, बड़ा अच्छा तरीका है आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या को पता लगाने का। बोलो यस सर, राइट। चलेंगे अगले सवाल की तरफ। ठीक, चलो। अब अगला सवाल कहता है क्वांटम संख्याएं n बराबर 2, l बराबर 1 किसको प्रदर्शित करता है? तो ध्यान से देखिएगा, मैं लिख रहा हूं l बराबर n बराबर 2, तो मैंने लिखा 2, l बराबर 1, तो भैया 2p, क्योंकि l बराबर 0 जो होगा वो तो आपके s को दर्शाएगा। बोलो यस सर। तो ये हो जाएगा आपका 2p, क्या कहीं पर 2p है, 2p, यही अपना सही आंसर होगा। तो इजी क्वेश्चन था, राइट। चलते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। तो बढ़िया सवाल था। चलो, बीच बीच में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे क्या होता है कि जो रिवीजन है हमारा वो भी अच्छे से हो रहा होता है। चलिए अगला सवाल क्या कहता है, ये हमने देख लिया। मुक्त गैसीय परमाणु की क्वांटम संख्या m किसके साथ संयुक्त रहती है? तो भैया ये कक्षक जो रहता है उसके विशेष अभिविन्यास के साथ संयुक्त रहती है। इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है। कक्षक का प्रभावी आयतन नहीं, कक्षक का आकार नहीं, चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में कक्षक की ऊर्जा, इससे भी नहीं। तो मुक्त गैसीय परमाणु की क्वांटम संख्या यानी कि जो m होगी आपकी, जिसको हम लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहते हैं, वो किसके साथ संयुक्त रहती है? कक्षक के विशेष अभिविन्यास के समान रहती। तो ये एक इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है और ये इस तरीके से आपको अपने दिमाग के अंदर फिट रखना है। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। तो क्रॉस चेक करेंगे, बिल्कुल सही है। और चलेंगे अगले सवाल की तरफ। चलो, प्रश्न क्रमांक 39 को बढ़िया से पढ़िए और मुझे आंसर चाहिए कमेंट बॉक्स में, फिर डिस्कस करते हैं और चेक करते हैं कि आपका जो आंसर है वो सही है या फिर नहीं है। ट्राई करो। चलिए, तो इस तरीके से आप लोगों का आंसर आ गया होगा। अब उसको जल्दी से हम लोग क्रॉस चेक कर लेते हैं। कुछ चीजें यहां पर गिवन है, जैसे कि प्लैंक्स कांस्टेंट, राइट। साथ में दी हुई है आपकी प्रकाश का वेग, जिसको हम बोलते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और साथ में क्या गिवन है? तो भैया फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति गिवन है, और वो किस में दी हुई है? पर सेकेंड में दी हुई है। आप इसको हर्ट्ज भी कह सकते हो, राइट। तो आपको क्या दिया हुआ है? आपको दिया हुआ है c = वॉट, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और न्यू = क्या दिया हुआ है? ध्यान से देखिएगा, तो ये दिया हुआ है 8 × 10⁻15। चलो, तो इस तरीके से ये दोनों चीजें गिवन है। अब यदि मैं लैम्डा निकालने की बात करूंगा, क्योंकि मुझे बात करनी पड़ेगी, राइट। तो लैम्डा = कितना हो जाएगा? c/ν हो जाएगा। सो लैम्डा बराबर हो जाएगा c/ν, क्योंकि हम जानते हैं कि जो c होता है, राइट, वो होता है आपका लैम्डा × न्यू। c होता है आपका लैम्डा × न्यू, इसीलिए लैम्डा = हो जाएगा c/ν। हम सीधे सीधे वैल्यूज पुट करेंगे। सो दिस इज 3 × 10⁸ डिवाइड बाय न्यू की यदि हम बात करेंगे, राइट, तो न्यू दिया हुआ है आपका 8 × 10⁻, कितना? 15। हम इसको थोड़ा और चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना? 3/8 इंटू भैया 10⁻⁻15 जब ऊपर जाएगा, सॉरी +15 जब ऊपर जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? -15 में। ऊपर -15 और 8 के बीच में जो लड़ाई होगी उसमें -15 जीत जाएगा और आंसर आएगा कितना? -7। तो आंसर जो है वो कितना आ जाएगा? 10⁻⁻7, राइट। अब क्योंकि 3 में 8 का भाग जाने वाला नहीं है, तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि हम एक काम करते हैं, हम यहां पर एक 0 बढ़ा देते हैं, तो ये हो जाएगा 30 × 10⁻⁻8 डिवाइड बाय 8। और ये लगभग कितना आ जाएगा? तो भैया 8 तिया 24 बचा 60, 8 7 56, ओके 3.7 × 10⁻⁻8 आपके मीटर के आसपास। चलो क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो नैनोमीटर में अपने को निकालना है, नैनोमीटर में अपने को निकालना है। यार अपना तो कोई आंसर ही नहीं आ रहा। नैनोमीटर में अपने को निकालना है, ठीक है। तो ये तो नहीं आ रहा। अच्छा, इसको यदि अपन 3.7 को, अब देखो
यहां पर कैलकुलेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसलिए अपने को आंसर के करीब करीब पहुंचना है। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में एग्जैक्ट आपका जो आंसर है वो गिवन आंसर के साथ मैच नहीं करता है। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। तो इस तरीके से ये तो हो जाएगा, मान लेते हैं कि ये हो जाएगा 4 × 10⁻⁻⁸ मीटर। अब यदि इसको मैं नैनोमीटर में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा, राइट, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ध्यान से देखिए, मैं यदि इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं तो मैं इस पूरे को ये भी तो लिख सकता हूं, 10⁻⁻⁸ को हम लिख सकते हैं -9 × 10⁻1 मीटर। हम ये भी तो लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको लिख सकते हैं 4 × 10⁻1 और ये जो -9 है 10 के ऊपर, इसको हम नैनो कहते हैं और उसकी जगह पर हम लिख सकते हैं नैनोमीटर। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर है वो करीब करीब इसके साथ होगा, यहां पर तो बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। बात समझ में आ रही है? अब सवाल पैदा होता है कि सर प्लैंक्स कांस्टेंट क्यों दिया था, प्लैंक का जो नियतांक है वो क्यों यहां पर दिया हुआ था? तो कोई उसका काम नहीं था, बस वो डेकोरेशन के लिए दिया हुआ था, बस। बात समझ में आ गई? कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, तो ये आपका आंसर होगा। पर ध्यान रहे, आपका आंसर भैया ऐसा कुछ आ रहा था, पर आपको कन्वर्ट करना था किसमें? नैनोमीटर में। तो नैनोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए अपने को 10⁻⁻9 चाहिए थी, पर यहां पर तो -80 है। तो फिर हमने क्या किया, -8 को हम ये भी तो लिख सकते हैं ना, 10⁻⁻9 गुणा 10⁻1, ये लो, गुणा 10⁻1 बराबर कितना होगा? 10⁻−8। तो ऐसे छोटे मोटे आपको जो है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स लगाने ही पड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस में इस तरीके से फंसा दिया जाता है। एंड ऐसे ही क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आप लोगों के मैथमेटिकल कैलकुलेशन को क्रॉस चेक करने के लिए। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। हम क्रॉस चेक करेंगे और उसके बाद इस कहानी को हम थोड़ा सा और आगे लेकर चलेंगे। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। चलो भैया, मुख्य क्वांटम संख्या n = 4 के लिए और l = 3 के लिए कक्षकों की कुल संख्या कितनी होगी? तो जब आप कहते हो n = 4 तो हम लिख देते हैं 4। फिर जब आप कहते हो l = 3, राइट, तो हम लिख देते हैं सीधे सीधे क्या? f। क्योंकि हम जानते हैं, हमने इसके पहले भी बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, SPDF 0 1 2 3। तो f के लिए कितना आया? 3 आया। तो ये हो जाएगा आपका 4f। अब यदि इसकी बात करोगे तो 7 क्या होंगे? आपके कक्षक होंगे। 7 क्या होंगे? यहां पर आपके कक्षक होंगे। तो कहीं पर 7 लिखा है क्या? ये यहां पर 7 लिखा है और यही होगा अपना बिल्कुल सही वाला आंसर। बात समझ में आ गई? कैसे होगा? सिंपल सी बात है, f में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स को अपने को रखना है। f उपकक्षा जो होती है, इसमें हमने को कुल 14 इलेक्ट्रॉनों को रखना है और हम जानते हैं कि एक ऑर्बिटल या एक कक्षक में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो यदि आपको 14 इलेक्ट्रॉन्स रखने हैं तो उसके लिए 7 डिब्बे तो चाहिए ना यार। बोलो यस सर, दैट्स ऑल। तो भैया इधर पे 14 के लिए आपको 7 डिब्बे तो बनाने पड़ेंगे। लो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और एक सातवां। और प्रत्येक कक्षक यानी कि ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये किसने कहा था? ये मुझे आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, राइट। तो अपना आंसर जो है वो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, राइट, बिल्कुल सही। चलेंगे अगले सवाल की तरफ और देखते हैं कि अगला जो सवाल है उसमें हमसे क्या पूछा गया है। चलो हाइड्रोजन परमाणु के द्वितीय बोर कक्षा की ऊर्जा -320 किलोजूल पर मोल है, अतः चौथी कक्षा की ऊर्जा जो है वो कितनी होगी? चलो, तो जब हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन की, हम बात किसकी कर रहे हैं? तो भैया हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। चलो, तगड़ा सवाल है ये। क्यों तगड़ा सवाल है बता रहा हूं अभी मैं, ठीक है। हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन की और हाइड्रोजन के लिए जो E2 दिया है, देखो बेटा, हाइड्रोजन की यदि हम बात करेंगे तो इसका परमाणु क्रमांक कितना है? भाई Z = 1 है। बोलो यस सर। तो Z = 1 है, ठीक है। और अभी थोड़ी देर पहले हमने ये देखा था कि यदि हमें किसी भी इलेक्ट्रॉन की किसी भी कक्षा में क्या निकालनी होती है, राइट, ऊर्जा निकालनी होती है, तो उसके लिए हमने एक जनरल फॉर्मूला देखा था। बोलो यस सर, ठीक है। तो हमने एक फॉर्मूला देखा था, कौन सा? E
n इज इक्वल टू वॉट -2.18 इंटू 10⁻⁻⁻⁻ -18 जूल। ऊपर की तरफ z स्क्वायर था और नीचे की तरफ n स्क्वायर था। बोलो यस सर। अब यहां पर z बराबर यदि अपन 1 रखेंगे तो ये पूरा ऐसा हो जाएगा। बोलो यस सर। बात समझ में आ रही है। इसको यदि हम किलो जूल में, अभी किस में दिया हुआ है, जूल में दिया हुआ है। बात समझ में आई। किसके लिए दिया हुआ है, तो भैया ये दिया हुआ है आपका किसके लिए, हाइड्रोजन के कोई भी nth ऑर्बिट है उसके लिए गिवन है, राइट। इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी निकाल सकते हैं। अब इन्होंने माना है कि बोर की द्वितीय, देखो इन्होंने माना है कि द्वितीय कक्षा की जो ऊर्जा है वो इतनी दी हुई है। बात समझ में आई। और ये वाला जो पार्ट होता है ये तो सिर्फ एक कांस्टेंट होता है ना, ये वाला जो पार्ट होता है, राइट, ये पूरा का पूरा कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं En इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ व्हाट, 1 डिवाइड बाय n स्क्वायर। बात समझ में आ गई। अब ये यही तो कह रहे हैं कि भाई दूसरी कक्षा के लिए ऊर्जा दी हुई है इलेक्ट्रॉन की, आपको चौथी कक्षा के लिए बताना है। बात समझ में आई। तो अपने को यहां पर दिमाग नहीं लगाना है, अपने को नीचे की तरफ दिमाग लगाना है। तो जहां पर अपने काम की चीज है उसको अब हम ऊपर की तरफ लिख देते हैं और हम जानते हैं कि En इज इक्वल टू क्या होगा, या En इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ 1 डिवाइड बाय n स्क्वायर होगा। n जो होगा वो मुख्य क्वांटम संख्या है, साथ में वो कक्षा का क्रमांक भी है। चलो ये तो अपन ने इसको ऐसे पैक कर दिया, ठीक है भैया, यहां पर पैक कर दिया। अब मैं कह रहा हूं कि मेरे पास E2 है, मेरे पास जो E2 है वो दिया हुआ है कितना, राइट, -320 किलो जूल पर मोल है। तो वो किलो जूल पर मोल को अपन एक तरफ रखते हैं क्योंकि इन सब का जो आंसर है वो भी किस में दिया हुआ है, किलो जूल पर मोल में। तो अपना जो आंसर आएगा ये अंडरस्टूड है कि वो किस में आएगा, किलो जूल पर मोल में आएगा। बात समझ में आई, बोलो यस सर, ठीक है। चलो और इसको अपन किसके साथ रिलेट कर सकते हैं, भाई हम इसको रिलेट कर सकते हैं किसके साथ में, 1 डिवाइड बाय 2 स्क्वायर के साथ में, क्योंकि n की जगह पर 2 है आपका। ये हो गई अपनी समीकरण नंबर 1। अब यदि हम E4 की बात करेंगे तो भैया यहां तो E4 ही आएगा, पर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके साथ में, 4 स्क्वायर के साथ में। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 2। अब एक काम करो, ये वाली समीकरण को, किसी भी एक समीकरण को दूसरे वाले से आप क्या कर दो, विभाजित कर दो, क्योंकि हमें कौन सी चीज चाहिए, हमें E4 चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, ध्यान से देखिएगा, समीकरण नंबर 2 को हम विभाजित कर देते हैं समीकरण नंबर 1 से। बस समीकरण नंबर किससे, 1 से हम क्या कर देते हैं, विभाजित कर देते हैं। बात समझ में आई। चलिए तो विभाजित करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड बाय लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड डिवाइड बाय राइट हैंड साइड। बात समझ में आ रही है, बोलिए यस सर। तो इस तरीके से कहानी बड़ी सिंपल और इंटरेस्टिंग हो जाएगी। ध्यान से देखिएगा, यहां पर डिवाइड खेल रहा हूं भैया, ठीक है। तो ये हो जाएगा E4 डिवाइड बाय -320 इज इक्वल टू, डिवाइड कर रहे हो ना तो इक्वल टू लगाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 4 स्क्वायर डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय 2 स्क्वायर। बात समझ में आई भैया, 2 स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और आपका जो है, राइट, 4 स्क्वायर नीचे की तरफ आ जाएगा। तो ये हो जाएगा E4 डिवाइड बाय माइनस इतना इतना इज इक्वल टू, भाई 4 स्क्वायर कितना होगा, 16 होगा, नीचे आएगा। 2 स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, ऊपर चला जाएगा। सो दिस विल टर्न इनटू व्हाट, 4 डिवाइड बाय 16। अब यदि हम यहां से E4 निकालने की कोशिश करेंगे ना बाबूजी, तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये तो 1/4 हो गया। बोलो यस सर। माइनस इतना डिवाइड बाय 4, यही होगा। बोलो यस सर, ठीक है। अब यार इतना गुणा भाग तो अपने को आता ही है, यस और नो। तो इससे ये गया तो कितना बचा, -80 के आसपास। और आगे फिर किलो जूल पर मोल तो लगाने लगा, किलो जूल पर मोल जो है वो अपने को लगाना ही है। बात समझ में आ गई। तो क्या कहीं पर ऐसा दिया हुआ है, हाँ 80 तो नहीं दिया है, पर 80 के पास वाला दिया है, और हम पास वाले को बिल्कुल दूर नहीं जाने देंगे। तो ये नहीं होगा, ये होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा।
बात समझ में आ गई? तो ध्यान से आपने देखा होगा कि पिछले कुछ क्वेश्चंस पे हमने ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट करके रखे हैं जिसमें एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा है, और हमारा जो आंसर आ रहा है राइट, वो वहां पर जो ऑप्शंस गिवन है ना उसके आसपास आ रहा है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जनरली ऐसे ही क्वेश्चंस को पूछ लिया जाता है। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर, क्रॉस चेक करते हैं। चलो, तो आंसर हमारा बिल्कुल सही है, ये होगा हमारा कितना, 82 किलो जूल पर मोल, राइट? नोट कर लो। कर लिया? पक्का जी, ठीक। अब थोड़ा हम और आगे बढ़ेंगे। हम बात कर रहे हैं किसी परमाणु कक्षक के अभिविन्यास किसे निर्देशित करते हैं। सीधी सीधी सी कहानी है, आंख बंद करके भी हम लिख सकते हैं भैया, ये रिप्रेजेंट करते हैं किसको? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। किसको करते हैं? तो लिख देता हूं, राइट, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। हिंदी में चाहिए? लो, चलो भाई खुश रहो, हिंदी में भी। चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो हम बात कर सकते हैं किसकी? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, यानी कि आपके चुंबकीय क्वांटम संख्या के बारे में। बोलो यस सर, राइट। तो इस तरीके से ये हमारी कहानी होगी। और क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिया हुआ है? तो मुख्य नहीं, दिगंशी नहीं, प्रचक्रण नहीं, चुंबकीय क्वांटम संख्या हमारा सही आंसर होगा। एक बार इन सब का सिंबल भी हम लोग लिख लेते हैं। ये n होता है, दिगंशी l होता है, प्रचक्रण क्या होता है? तो भैया ms होता है, और ये ml होता है। दैट्स ऑल। तो आंसर हमारा क्या होगा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, यानी कि आपका चुंबकीय क्वांटम संख्या, राइट? क्रॉस चेक करेंगे, कहानी बिल्कुल सही है। और चलेंगे अगले सवाल की तरफ, ठीक है जी? चलो, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम संख्या क्या हो सकती है जिसके क्वांटम संख्याएं n बराबर 4 है? ओके, इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या देखनी है, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। चलो, n बराबर 4 है तो 4 लिख दो, और ml दिया है +1, ml दिया है +1। ओके 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 ओके, इस बार l नहीं दिया, क्या बात है? इस बार जो है ml दिया हुआ है कितना? +1। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, ध्यान से देखिएगा। देखो, पहले n दिया रहता है, बोलो यस सर। उसके बाद l दिया रहता है, बोलो यस सर। उसके बाद ml दिया रहता है, बोलो यस सर। और उसके बाद ms दिया रहता है, बोलो यस सर। इसको मुख्य क्वांटम संख्या बोलते हैं। उसके पड़ोस में आपकी दिगंशी क्वांटम संख्या है, यहां पर आपकी चुंबकीय क्वांटम संख्या, और सबसे लास्ट में एग्जिस्ट करती है आपकी प्रचक्रण क्वांटम संख्या, जिसको आप लोग बोलते हो स्पिन क्वांटम नंबर। बात समझ में आ रही है? इंटरेस्टिंग कहानी, ठीक है? तो l तो दिया ही नहीं है और ml दे दिया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितना ट्रिकी क्वेश्चन है उससे ज्यादा प्रैक्टिस वाला हमारा दिमाग है। हम सीधे पहुंचेंगे कहां पर? इसके आंसर पर, राइट? अब कैसे पहुंचेंगे? तो चलो भाई, सबसे पहले जब आप 4 लिखते हो, n बराबर, यदि आप 4 लिखते हो, आप सबसे पहले n बराबर 4 लिखते हो, बोलो यस सर। हमने n बराबर कितना लिखा है? 4 लिखा है। तो भैया इसमें आपका 4s आ सकता है, 4p आ सकता है, 4d आ सकता है, और 4f आ सकता है। अब यदि हम अधिकतम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो यहां पर 2 आ सकते हैं, यहाँ 6, यहां पर 10, और यहां पर 14 आ सकते हैं, बोलो यस सर। और यदि हम डिब्बा डिब्बा बनाने की सोचेंगे, राइट, तो ये s का डिब्बा होगा, जिसको मैं ऐसे नहीं बनाऊंगा, जिसको मैं अपने स्टाइल में बनाऊंगा, राइट? नहीं, रुको 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 रुको, 4s, 4p, 4d, 4f, और सुनो, 2, 6, 10 और 14। थोड़ी जगह बना लेते हैं इलेक्ट्रॉनों को भरने के लिए। बुरा मान गए तो दिक्कत हो जाएगी बबुआ, ठीक है? चलो, ये लो और ये लो, मैं कह रहा हूं और ये लो। और भाई आप जानते हो कि इस तरीके से हम बड़े बड़े गैप्स क्यों दे रहे हैं, राइट? चलो, इन सब का हम नाम भी जानते हैं, बोलो यस सर। इन सब का हम नाम भी तो जानते हैं ना। ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, और ये लो। क्या हमने बराबर पहले वाले में 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7 आपके जो हैं कक्षक बना दिए हैं? क्यों बनाया गया है? ध्यान से देखिएगा, इन सब का कुछ ना कुछ एड्रेस भी तो होता है, बोलो यस सर। 0 होता है,
-1 0 +1 होता है, -2 -1 0 प्लस ऑफ 1 एंड प्लस ऑफ 2 होता है, -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड भैया +3 होता है। अब ये हमसे बोल रहे हैं कि ml जो है वो क्या होगा आपका +1 होना चाहिए। तो ml जो है +1 कहां कहां पर एग्जिस्ट करता है? तो बाबूजी P में एग्जिस्ट करता है, बोलो यस सर। और जो है D में भी एग्जिस्ट करता है, बोलो यस सर। F में भी एग्जिस्ट करता है और ये सबका +1 यहां पर ऐसे एग्जिस्ट करता है। बात समझ में आ गई? इंटरेस्टिंग कहानी। चलो, तो ये इस तरीके से एग्जिस्ट आपका करता है। तो ऐसे कितने कक्षक हैं जिनका जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है उनका एड्रेस ml = +1 है? तो ऐसे 3 हैं। ऐसे कितने हैं? तो भैया ऐसे जो हैं 3 ही हैं। ऐसे 3 कक्षक हैं। अब यदि 3 कक्षक हैं तो आप जानते हो कि एक कक्षक में अधिकतम जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। 3 में आपके अधिकतम जो है 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। यहां पर आपके 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, बोलो यस सर। यहां पर जो है आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? तो भैया 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। बात समझ में आ गई? बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। तो क्रॉस चेक अपन एक बार कर लेते हैं, राइट। और आंसर कितना होगा आपका? 6। तो एक ऐसा सवाल था जिसने सारे कॉन्सेप्ट्स को क्या कर लिया आपका, बताओ, रिवाइज कर लिया। बात समझ में आ गई? चलो इसको अपनी कॉपी में नोट कर लो। घुमा फिरा कर पूछा गया सवाल था, बट अपन भी कहां घबराते हैं यार, सब तो पढ़ रखा है अपन ने, राइट। चलो पक्का? ठीक है, चलो ये आंसर था अपना। अब हम चल रहे हैं अगले सवाल की तरफ। सब क्वांटम संख्या यहां पर दी हुई है, एक मैं लिख रहा हूं, उसके बाद बाकी की आप लिखेंगे, राइट। और अपना आंसर अपने सामने होगा। चलो पहले वाले के लिए लिखते हैं, पहले वाले के लिए लिखते हैं। चलो चलो चलो, तो भैया सबसे पहले 3, उसके बाद है आपका कितना, ध्यान से देखिएगा, S, उसके बाद m बराबर 0 है। एक और चीज आप लोगों को बता दें कि एक कक्षक में यदि 2 आपने इलेक्ट्रॉन बनाए हैं, राइट, बोलो यस सर, तो एक बात बताओ ना, पहले वाले को यदि आप +1/2 से रिप्रेजेंट करोगे तो दूसरे वाले को प्रचक्रण क्वांटम संख्या के हिसाब से हम लोग दर्शाते हैं -1/2। बोलो यस सर। कैसे दर्शाते हैं? -1/2। बात समझ में आई? बोलो यस सर, राइट। चलो, तो +1/2 है मतलब पहला इलेक्ट्रॉन होगा, -1/2 है मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा, +1/2 है इसलिए पहला इलेक्ट्रॉन होगा। तो भैया यहां पर 1 आ जाएगा, यहां पर आपका 1 आ जाएगा। अब जैसा एक मैंने लिखा है, बाकी के 4 आप लिखेंगे और फिर उसके बाद अपन ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा सेट संभव है और कौन सा संभव नहीं। और इंटरेस्टिंग कहानी क्या है कि एक हूबहू ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी बुक में। बात समझ में आ रही है? तो इस क्वेश्चन को करने के बाद अपना बहुत तगड़ा रिवीजन होने वाला है क्वांटम संख्याओं के बारे में। अब इसको बढ़िया से बाकी के 4 लिखो, फिर बढ़ते हैं आगे। चलो मैं हट गया इस तरफ। चलिए, तो इस तरीके से सेकंड वाले के लिए क्या होगा उसको अपन बना लेते हैं, है ना। तो देखो, अब यहां पर 2 लिखा है तो अपने को भी यहां पर 2 लिखना है। बोलो यस सर। इधर पे 2 लिखा है, L बराबर 2 क्या होगा? तो SPD 012, तो यहां पर हो जाएगा 2D। तो ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता, ये वैसे ही गलत हो गया। ये तो पॉसिबल है, ये वाला आपका गलत हो गया। अब हम चलते हैं तीसरे वाले की तरफ और देखते हैं कि तीसरे वाले में सही होगा कि नहीं होगा। चलो, तीसरे वाले के लिए मुझे यहां पर लिखना है 4। बोलो यस सर। पड़ोस में लिखना है अपने को 3, 4 लिखना है और उसके पड़ोस में कौन सी चीज लिखनी है अपने को? 3 लिखना है। और वो जो 3 है बेसिकली वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? F को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो F होगा इसके पास कुल कक्षकों की जो संख्या होती है, राइट, वो 7 होती है। F के पास में कुल कक्षकों की जो संख्या होती है ना, वो कितनी होती है आपकी? 7 होती है। कितनी होती है भैया? 7 होती है। चलो, तो 7 होती है तो 7 कक्षकों के कुछ ना कुछ नाम होंगे। बोलो यस सर। 7 कक्षकों के कुछ ना कुछ क्या होंगे? तो नाम होंगे। वो नाम जो है उसको हम पहले से जानते हैं और एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। तो भैया -3, -2, -1 0 +1 +2 और यहां पर जो है वो क्या हो जाएगा आपका? +3 हो जाएगा। तो m बराबर -2 तो आता है, तो फिर इससे कोई फर्क हालांकि नहीं पड़ेगा, राइट। तो ये भी जो है पाया जाएगा ये भी जो है
पाया जाएगा और ये जो है ये नहीं होगा। चलो इसके बाद हम नीचे वाले में चलते हैं, राइट। अब नीचे वाले में जब हम चलेंगे 4th नंबर पे, तो सबसे पहले आपको यहां पर लिखना है 1। आपने लिखा 1, 0 है तो आप लिखोगे S। बोलो यस सर, यहां तक तो सब कुछ सही चल रहा था। पर जब आप बात करोगे S की, आप उपकक्षक S की यदि बात करोगे तो -1 दिया है और S में -1 होता ही नहीं है, इसमें सिर्फ आपका क्या होता है 0 होता है, क्योंकि भैया एक ही तो कक्षक है, S के पास में सिर्फ एक ही तो कक्षक है और पहला जो कक्षक होता है बीच वाला उसको हम लोग 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए ना बाबूजी ये भी कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलो ये भी पॉसिबल नहीं है। 3 2, चलो ये भी देख लेते हैं एक बार, ध्यान से देखना। मैं कह रहा हूं 3 तो हमने यहां पर लिख दिया 3। अब यदि L = 2 है, इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, D को रिप्रेजेंट कर रहा है। और D के पास कुल 5 ऐसे कक्षक होते हैं जिनके नाम को हम यहां पर ऐसे बना सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, राइट। और इन सब के नाम भी होते हैं -2, -1, 0, +1 और भैया यहां पर +2 हो जाएगा। अब ये कहां तक गया, सिर्फ +2 तक गया, राइट। और यहां पर कितना दिया है, 3 दिया है, तो इसकी ये चुंबकीय क्वांटम संख्या यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए भैया ये भी आपका गलत हो जाएगा। बात समझ में? इसीलिए ऐसे सवालों के लिए आपको जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है उनके यहां वाले जो नाम दिए हुए हैं ये पता होने चाहिए। बोलो यस सर। इंटरेस्टिंग ये कहानी है, इसको अपनी कॉपी में बढ़िया से नोट कर लीजिए। तो 3 इसमें गलत है, दूसरा, चौथा और आपका पांचवा। 3 इसमें गलत है, दूसरा, चौथा और आपका पांचवा। तो यही हमारा क्या होना चाहिए, आंसर, क्योंकि ये 3 सेट ऐसे जो होंगे दूसरे नंबर का, चौथे नंबर का और पांचवें नंबर का, ये असंभव है। तो ये कैसा है, तो ये है आपका असंभव। चलो असंभव, असंभव, दैट्स ऑल। तो ये कैसा है आपका, असंभव है। बात समझ में आ रही है? बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, इसको अपनी कॉपी में नोट कर लो। चलो कर लिया पक्का। अब हम इसको क्रॉस चेक करेंगे, ठीक है। चलो तो दूसरा, दूसरा, चौथा और पांचवा, दूसरा, चौथा और पांचवा और आंसर बिल्कुल अपना सही है, राइट। चलिए और आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। क्या पूछा गया है, किसी एक इलेक्ट्रॉन के संवेग में अनिश्चितता जो है वो इतनी दी हुई है, उसके वेग में अनिश्चितता आपको बतानी है। अनिश्चितता संवेग में दी हुई है, मतलब डेल पी जो दिया हुआ है वो दिया है 1 × 10⁻18 ग्राम पर प्रति सेंटीमीटर, ऐसा प्रति सेंटीमीटर, ठीक है जी। और अपने को क्या बताना है, अपने को बताना है उसके किसमें, वेग में अनिश्चितता। अब ध्यान से आप यदि देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो डेल पी यहां पर बना हुआ है, ये जो यहां पर डेल पी बना हुआ है, राइट, इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं। तो एक बात बताओ, हम लोग कक्षा 9वीं से पढ़ रहे आ रहे हैं कि भैया संवेग बराबर मास इंटू क्या होगी, वेलोसिटी होगी। P बराबर क्या होगा, m इंटू वी होगा। बोलो यस सर, राइट। तो इसी तरीके से यहां पर m और इसको हम लिख सकते हैं m डेल v बराबर 1 × 10⁻−18 ग्राम प्रति सेंटीमीटर, ठीक है। अब अपने को निकालनी है किसमें, वेग में अनिश्चितता। तो वेग में अनिश्चितता यदि कोई आपसे बोले तो वेग में अनिश्चितता क्या होगी भैया, डेल्टा वी होगी। तो अपने को निकालना है डेल्टा वी। तो डेल्टा वी बराबर हो जाएगा 1 × 10⁻−18। याद रहे ये ग्राम में दिया हुआ है। अपने को इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो भी किस में लेना पड़ेगा, ग्राम में लेना पड़ेगा। तो किलोग्राम में कितना होता है वो देख लेते हैं पहले। और आपको यदि पता हो तो इतने किलोग्राम होता है। बोलो यस सर। हम यदि इसको ग्राम में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो भैया यहां पर आ जाएगा 28। तो यहां पर कितना आ जाएगा आपका 28। ध्यान से देखो, डेल पी यहां पर दिया हुआ है, संवेग में जो आपकी क्या है, अनिश्चितता है, राइट, दैट इज ऑलरेडी गिवन हियर। ये संवेग में अनिश्चितता दी हुई है और अपने को जो है वेग यानी कि वेलोसिटी में अनिश्चितता निकालनी है। बोलो यस सर। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिएगा। तो डेल वी,
तो आपका डेल वी बराबर डेल वी बराबर डेल वी बराबर इतना आ जाएगा, क्योंकि अपने को डेल वी निकालना है, वेग में अनिश्चितता निकालनी है। बोलो यस, इंटरेस्टिंग बात। चलो 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 आगे लेकर चलते हैं इसको अपन। तो ये दिया है आपका, अब देखो इसको अपन एक काम करते हैं 10 बना लेते हैं, इसको अपन बना लेते हैं 10, ठीक है। इसको अपन बना लेते हैं 10 गुणा इसको 10 बनाऊंगा तो भैया इसको 19 करना पड़ेगा। बोलो यस सर। और ये 28 ऊपर जाएगा तो ये धन 28 हो जाएगा। बोलो यस सर। डिवाइड बाय 9.1 हो जाएगा। चलो, सो वन थिंग इज क्लियर हियर, 10 को 9.1 से अपन डिवाइड यदि करेंगे तो ये पक्का 9.1 का 10 पे तो ये 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, कुछ भी ले लो 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ठीक है। 91 को 100 से यदि अपन करते हैं तो फिर बचते हैं 9, तो 1.0 के आसपास आ जाएगा। गुणा 10 की जो घात है, राइट, 10 की जो घात है वो यहां पर -19 है और वहां पर 28 है। इसका मतलब क्या हो गया, कितने का फेर है, ध्यान से देखिएगा कितने का फेर है भाई, 10 का तो नहीं लग रहा मेरे को फेर, 9 का फेर लग रहा है। तो ये हो जाएगा 10 की घात 9 और सेंटीमीटर पर सेकेंड के आसपास। क्या ऐसा कहीं दिया है? तो हां, लगभग जो है ये नहीं होगा, इसके आगे थोड़ा सा अपने को कैलकुलेट और करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? पर जैसा कि हमें अप्रोक्सीमेटली आंसर चाहिए ताकि हम वहां कहीं पर पहुंच सके, तो 10 की घात माइनस तो +9 है, तो भैया ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये बिल्कुल होगा और ये भी नहीं होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में हमने जो डेल वी है, यानी कि हमारी जो वेग है, उसमें अनिश्चितता का कैलकुलेशन कर लिया है। बात समझ में आ रही है? इसको जल्दी से क्रॉस चेक करेंगे और बढ़ेंगे आगे। हमने इसको क्रॉस चेक किया हुआ है और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये बिल्कुल सही है। तो सीधी बात यह है स्टूडेंट्स कि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा क्वेश्चंस आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से बनने लगेंगे। चलो बात समझ में आ गई? ठीक, थोड़ा हम और आगे बढ़ते हैं। किसी पदार्थ में अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या कौन दर्शाता है? किसी पदार्थ में, या आप ये कह लो कि किसी परमाणु में, अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या कौन दर्शाता है? तो भैया सीधी सी बात है, या परमाणु की कक्षा में, किसी परमाणु की जो कक्षा होती है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो कौन दर्शाता है? राइट, हम सब जानते हैं, हमने बहुत प्रैक्टिस की है इसकी, दैट इज व्हाट 2n2। जहां पर आपका जो n है, राइट, जहां पर जो n है वो क्या है? तो भैया ये ऊर्जा कक्षा क्रमांक है, बस खत्म बात। तो यहां पर जो आपका n है ये क्या है? ये है यहां पर ऊर्जा कक्षा क्रमांक। बात समझ में आ रही है? इंटरेस्टिंग ये कहानी है, इसको अपनी कॉपी में नोट कर लो। चलो पक्का जी? बोलो यस सर। क्रॉस चेक करेंगे, बिल्कुल सही आंसर है, राइट। तो कहानी बड़ी सिंपल है। चलो तो किसी भी पदार्थ में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो कौन सी चीज दर्शाती है? तो वो है आपका 2n² वाला फॉर्मूला। इसी हिसाब से पहली ऑर्बिट में 2, उसके बाद 8, उसके बाद 18, उसके बाद 32 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आ सकते हैं, राइट। हमने इसको क्रॉस चेक कर लिया है, हम बढ़ रहे हैं आगे। चलो निम्न में से किन आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो Ar3d6 होगा? अब ध्यान से देखो, Ar जो है वो कितना होता है? तो Ar तो आपका 18 होता है। बोलो यस सर। Ar लिखा है यहां पर और फिर लिखा है 3d6, राइट। अब यदि हम Ar की बात करेंगे तो भैया Ar जो है वो 18 है और 3d6 है तो 6 आप और जोड़ दीजिए, तो भैया 18 में 6 जोड़ोगे तो 24 इलेक्ट्रॉन्स अपने को लिखने। चलो, तो इसका मतलब अपने को 24 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लिखने। बोलो यस सर। यहां पर अपने को कितने इलेक्ट्रॉन्स लिखने हैं? तो 24 इलेक्ट्रॉन बनाने हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए तो एक काम करते हैं, Ar3d6 में 24 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसको मैं यहां पर लिख देता हूं 24 इलेक्ट्रॉन्स। अब आप, क्योंकि इन सब का जो ऑप्शंस में गिवन है, आप परमाणु क्रमांक जानते हो, इसलिए आप इन सब का क्या कर सकते हो? आप इन सब में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो भी बता सकते हो। चलो इस कहानी को थोड़ा और आगे लेकर चलते हैं। तो
Ni के पास इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? तो इसको अब यहां से हटा देते हैं अपन लोग, है ना, मस्त वाली ये बात है। चलो, तो Ni के पास भैया 28 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक ही इतना है। Mn यानी कि मैग्नीज जो होता है, इसके पास मांगे मांगे फेयर कॉपी, ओके, 25 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और Fe के पास कितने होते हैं? 26 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और कोबाल्ट के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो भैया मांगे नहीं है कंप्लीट, कोबाल्ट के पास 27 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो कौन सा तरीका है जिससे मैंने इन सभी तत्वों के परमाणु क्रमांक को याद रखा है, वो जल्दी से एक बार फिर से बता रहा हूं, दिमाग के अंदर फिट कर लेना, बड़ी इंटरेस्टिंग ये कहानी है। देखो, साइंस टीचर वेरी क्रिएटिव मांगे, साइंस टीचर वेरी क्रिएटिव मांगे, फेयर कॉपी नहीं है कंप्लीट, जाना है घर। और Zn के बाद जो जाना है घर लिखा है ना, Ga, राइट, वो रिप्रेजेंट करेगा गैलियम को, तो वो P ब्लॉक में आता है, अपन उसको नहीं लिखेंगे। ओके, तो देखो, साइंस टीचर वेरी क्रिएटिव मांगे फेयर कॉपी, जो कि कभी भी कंप्लीट अपनी होती नहीं है कंप्लीट, जाना है घर। तो भैया कैसे हो जाएगा? तो भैया 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और उस तरीके से। ये लो, बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से आप क्रॉस चेक कर लेते हैं क्या मैंने सबके परमाणु क्रमांक जो हैं वो बिल्कुल सही लिखे हैं, और सामान्य अवस्था में सबके जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है उसको भी हमने बिल्कुल सटीक तरीके से लिखा हुआ है, राइट। चलिए अब एक काम करते हैं, Ni2+ बनाते हैं। चलो, तो Ni2+ की जब हम बात करेंगे तो 2 आप यहां से घटा दो। Mn3+ यदि है, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन इसने दान किया है तो 3 घटा दो। Fe3+ यदि है तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन दान किया है तो इसको भी घटा दो। और CO3+ है तो इसमें से भी आप 3 इलेक्ट्रॉनों को घटा दो। भाई कहानी बड़ी सिंपल सी है, राइट। यहां पर इसको मिटा देते हैं अपन 1 मिनट के लिए। ये 26 आ गया, बोलो यस सर। ये आपका ओ बाबा 22 आ गया, ये आपका 23 आ गया, और ये आपका जो है 24 आ गया। बात समझ में आ रही है? बड़ी इंटरेस्टिंग ये कहानी है, ध्यान से इसको देखिएगा। इस तरीके से आप बिल्कुल जो है आंसर अपने सामने बना सकते हो कॉन्सेप्ट के हेल्प से। तो क्या यहां पर अपने को 24 इलेक्ट्रॉन करने थे? तो ठीक है ना, कोबाल्ट जो है वो कितना है आपका? 27 है। हाँ, तो 24 इलेक्ट्रॉन अपने को करने थे, ठीक है, ये अपना आंसर होगा। 24 करने थे, ठीक है, 26 नहीं करने थे अपने को, कितने करने थे? 24 करने थे। तो अपना जो आंसर है वो क्या होगा? कोबाल्ट 3+। बात समझ में आ रही है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि दिमाग के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से फिट है तो आपको आंसर्स जल्दी से बन जाएंगे, राइट। बोलो यस सर, बढ़ रहे हैं आगे। चलो नोट कर लो। पक्का? ठीक। अगला सवाल, ड्यूटेरियम के केंद्रक में क्या होते हैं? अब बबुआ सबसे पहले तो दिमाग में ये सवाल आता है कि सर ये जो ड्यूटेरियम है, राइट, ये जो ड्यूटेरियम है ये बेसिकली होता क्या है? तो ध्यान से देखो, ये क्या है? हाइड्रोजन का, राइट, ये जो है ये हाइड्रोजन का एक प्रकार का क्या है? तो भैया आइसोटोप है, समस्थानिक है। क्या है? आइसोटोप है, यानी कि समस्थानिक है। तो अपन इसको कैसे लिखते हैं? तो अपन तीनों ही लिख लेते हैं। चलो 1 1 2 और यहां पर ट्राइटियम आएगा और इसको अपन 1 और 3 लिखेंगे। तो आप जानते हो कि इसका ए जो आया है वो 2 आया है, और ए यानी कि क्या होता है? यहां पर ए का मतलब ए फॉर एप्पल नहीं होता है, यहां पर ए का मतलब पता है क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान क्रमांक, जो कि होता है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। बात समझ में आ गई? तो यदि हम ध्यान से देखेंगे तो भैया इसके पास 1 प्रोटॉन है और इसके पास 1 न्यूट्रॉन है। हम सभी बहुत बढ़िया तरीके से जानते हैं कि जो हाइड्रोजन होता है, राइट, उसके पास कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। पर आपका जो ड्यूटेरियम होता है, उसके पास में 1 न्यूट्रॉन होता है और 1 प्रोटॉन होता है। इसका मतलब ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया कि ये आंसर जो है इसको सही होने से कोई भी नहीं रोक सकता। 1p प्लस कितना हो जाएगा? 1n हो जाएगा, और यही आपका क्या होगा? आंसर होगा, राइट। चलो, तो हमने इसको क्रॉस चेक किया और ये बिल्कुल सही है।
अब बात कर रहे हैं ये केंद्रक की, तो यार इलेक्ट्रॉन थोड़ी होगा। ये बात कर रहे हैं 2p + 2n, तो ये तो आपका 4 हो गया, तो बात तो यहां पर हीलियम की हो गई, फिर ड्यूटेरियम की तो बात नहीं हुई, तो ये भी नहीं होगा। 0 न्यूट्रॉन, ये भी नहीं होगा, तो यही अपना सही आंसर होगा। बढ़िया सवाल था, तगड़ा सवाल था, कॉपी में नोट कर लो। चलो पक्का, चलो। और स्टूडेंट्स, यदि क्वेश्चंस कराते कराते आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट यदि हो तो आप प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में रख दीजिए। यदि आपके डाउट्स कम होंगे तो हम कमेंट बॉक्स में ही रिप्लाई कर देंगे, यदि आपके डाउट ज्यादा होंगे तो हम सारे डाउट्स को कलेक्ट करके उसके लिए एक सेपरेट लेक्चर जो है वो डिजाइन कर देंगे। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। चलो, हीलियम आयन का लाइन स्पेक्ट्रम किसके अनुरूप होता है? बढ़िया सवाल है। देखो भाई, ये हीलियम है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 1s2 है। पर यदि हम हीलियम के आयन की बात करें, जो कि ऑब्वियसली He+ ही होगा, ठीक है, और ये किसके बराबर है? बात समझ में आई? बोलो यस सर। तो ये जो 1s1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल कर आया है, राइट, ये एग्जैक्टली आपके जो हाइड्रोजन होते हैं उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के जैसा है। इसीलिए हीलियम आयन का जो लाइन स्पेक्ट्रम होगा, क्योंकि यदि हीलियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो अब उसकी पहली और अंतिम कक्षा में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन बचा। बोलो यस सर। तो अब इसका जो लाइन स्पेक्ट्रम होगा वो हूबहू किसके जैसा होगा? ध्यान से देखिएगा, हाइड्रोजन परमाणु जैसा होगा, लिथियम आयन जैसा नहीं होगा, हीलियम परमाणु जैसा नहीं होगा, लिथियम परमाणु जैसा भी कभी भी नहीं हो सकता, ना तो इस जन्म में, अगले 7 जन्म तक, 8 जन्म तक, इनफाइनाइट जन्म तक कोई कहानी होने वाली नहीं है। यही अपना क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर होगा। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। तो तगड़ा सवाल था, उससे भी तगड़े अपने कॉन्सेप्ट हैं। बिल्कुल सही है। हम चलेंगे अगले सवाल की तरफ, है ना? चलो, अब L = 3 दिया है और N = 4 दिया है। इस उपकक्ष में इलेक्ट्रॉनों की जो सर्वाधिक संख्या है, राइट, वो कितनी होगी आपकी? तो भैया सबसे पहले तो N = 4 है तो आप 4 लिख दो, L = 3 है तो आप इसको F लिख दो। L = 3 है, राइट, तो क्या होगा? F उपकक्षक की बात हो रही है, ठीक है जी। चलो, ऐसा आपने लिख दिया। अब F में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? तो आप सब जानते हो सर 14 आ सकते हैं, तो हम सीधे लिखेंगे अधिकतम इलेक्ट्रॉन जो है, राइट, वो कितने आ सकते हैं? तो सिंपल सी कहानी है, 14 आ सकते हैं, क्योंकि 7 इसके पास डिब्बे होंगे, जैसे हम केमिस्ट्री के लैंग्वेज में कक्षक यानी कि ऑर्बिटल कहते हैं, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो 7 में कितने आएंगे भैया? आपके 14 आएंगे, वहां पे लिखा हुआ है, तो ये अपना आंसर होगा। चलो, ये अपना क्या होगा? आंसर होगा। पर इसको हम एक बार जल्दी से क्या करने वाले हैं? क्रॉस चेक करने वाले हैं, राइट। तो आंसर हमारा बिल्कुल सही है। सीधी बात यह है कि जितने क्वेश्चंस हम लगाएंगे उतने हमारी क्या होती जाएगी? प्रैक्टिस होती जाएगी। बात समझ में आ रही है? चलते हैं आगे, इसको यहां से हटा देते हैं। रुबिडियम की बात हो रही है, परमाणु क्रमांक इसका दिया हुआ है, राइट। संयोजक इलेक्ट्रॉनों के लिए 4 क्वांटम संख्याएं दी हुई है। सही सेट कौन सा होगा वो निकालकर बताइए, कमेंट बॉक्स में रखिए, फिर डिस्कस करते हैं पीछे छुपे हुए कॉन्सेप्ट के बारे में। तो क्या कहते हो, क्या इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जरूरत है? तो बिल्कुल जरूरत होगी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं भैया रुबिडियम की। किसकी बात कर रहे हैं? रुबिडियम यानी कि Rb की हम बात कर रहे हैं, राइट। तो देखो, रुबिडियम कहां पर एग्जिस्ट करता है हम ये भी देख लेते हैं। तो आपको यदि पता होगा तो हमारी जो हेलिना है, राइट, ये कब्र से क्या हुई थी? फरार हुई थी। और यदि ये कब्र से फरार हुई थी तो ये जो कब्र है Rb है, Rb, राइट, ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? तो भैया ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके रुबिडियम को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके रुबिडियम को। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। चलो 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 चलो, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके रुबिडियम को। अब यदि आप जानते हो बड़े ध्यान से, तो इसके लास्ट में कितना आएगा? इसके लास्ट में आएगा 5s1। इसको अपन थोड़ा ठीक तरीके से लिखते हैं, राइट। तो लास्ट में आएगा 5s1, राइट। तो भैया लास्ट में कितना आ जाएगा? आपका 5s1 आ जाएगा। मतलब ये ध्यान से देखिएगा, पूरा ऐसा नहीं कि अब
37 आपका दिया है परमाणु क्रमांक, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे जा रहे हैं 37 तक। जरूरत ही नहीं है इसकी। बात समझ में आ रही है? क्यों लिखने की जरूरत नहीं है, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि भैया इसके लास्ट में जो है वो कितना आएगा, 5s1 आना ही आना है। बोलो यस सर, ठीक है। तो लास्ट में यदि इतना आएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि n बराबर कितना हो गया, तो आप ध्यान से देखेंगे तो n बराबर आपका 5 हो गया। पर इसी तरीके से आप l देखेंगे तो 0 हो गया। अब 5 और 0 कहीं पर दिया है क्या, एक ही जगह दिया हुआ है, खत्म। इसके बाद सॉल्व करने की हमें कोई जरूरत ही नहीं है। फिर भी यदि आप सेटिस्फाइड नहीं है तो हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। भैया s जो रहता है राइट, उसके पास एक ही कक्षक होती है और उसे हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहां पर जो आपका m या फिर ml जो होगा वो भी आपका 0 होगा। तो दैट इज ऑलरेडी और एंड अगेन गिवन हियर। बात समझ में आ रही है? इंटरेस्टिंग है कहानी। तो तीसरा जो ऑप्शन है वो हमारा कैसा होना चाहिए, सही होना चाहिए। पर इसके लिए आपको रुबिडियम जो है राइट, उसकी पोजीशन पता होनी चाहिए। कहां पर, पीरियोडिक टेबल यानी कि आवर्त सारणी में। और किसी तत्व की कैसे हम बताते हैं पोजीशन, इसके लिए तीसरा वाला जो अध्याय है राइट, वो भी जो है तुरंत ही शूट होने वाला है, तो उसको आप देख सकते हैं। वहां पर सारे कॉन्सेप्ट बढ़िया तरीके से गिवन है। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से भी निकाल सकते हैं अपन, तो ये अपना सही आंसर होगा, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो पक्का। चलिए अब हम चल रहे हैं अगले सवाल की तरफ। पी इलेक्ट्रॉन का कक्षक कोणीय घृणन क्या होगा? तो भैया देखो, ये सवाल जो है ये सामान्यतः आपकी जो स्टेट बोर्ड होती है या सीबीएसई होती है उसमें नहीं पूछा जाता, पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वालों के ऐसे वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो एकदम कैसे होते हैं, फेवरेट होते हैं राइट। तो जब आप पी की बात करते हैं तो एल बराबर कितना हो जाता है, ध्यान से देखिएगा। जब भी आप पी की बात करेंगे तो एल बराबर कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। बोलो यस सर। जब भी आप पी की बात करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो एल बराबर आपका हो जाएगा 1। अब अपने को निकालना है कक्षक कोणीय घृणन। इसका मतलब हम निकालने वाले हैं इसका क्या, ऑर्बिटल एंगुलर जो आपका घृणन है, इसका मतलब हम इसको कहते हैं रोटेशन निकालने वाले हैं बेसिकली राइट। तो L इजिकल टू दिया हुआ है 1। अब इसके लिए एक सूत्र होता है, वहां पर हम L इजिकल टू 1 की वैल्यू रखते हैं और जल्दी से इसका आंसर लेकर आते हैं। चला जाओ। तो कक्षक कोणीय घृणन के लिए हमारा जो सूत्र होता है वो होता है √L, अंदर की तरफ L+1 होगा और भैया h/2π होगा। अब यदि हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं L बराबर 1, क्योंकि हम बात करेंगे फॉर P L बराबर कितना होगा, तो 1 होगा। चलो, तो फॉर P L बराबर कितना हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 1। बात समझ में आई? बोलो यस सर। इन सारी वैल्यूज को हम यहां पर पुट कर देते हैं। चलो दर्शाएंगे हम इसको m से। √1 यहां पर 1+1 इज इक्वल टू इंटू h/2π। बोलो यस सर। अब 1+1 कितना हो गया, ध्यान से देखो, 2 हो गया। 2 × 1 तो भैया ये हो गया आपका, ध्यान से देखेंगे आप, तो ये हो गया √2 गुणा h/2π। तो क्या √2/2, क्या √2/2 h/π दिया हुआ है क्या, h/π दिया हुआ है क्या? तो h/ सिर्फ पाई तो नहीं दिया है, रूट ना आ ही रहा है। चलो तो एक काम करते हैं, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, √2 × h/, जो 2 लिखा हुआ है उसको आप √2 × √2 लिख सकते हो। बोलो यस सर। और यहां पर पाई आपका हो जाएगा। तो बाबूजी सिंपल सी कहानी है कि एक √2 से दूसरा वाला जो है वो क्या हो गया आपका, कैंसल आउट हो गया, और आपका जो आंसर आया m बराबर वो आया h/h/ नीचे की तरफ कितना आया, तो √2π आया। तो भैया ये हो गया आपका h/√2π। कितना हो गया, तो ये हो गया आपका h/√2π। हम चेक कर लेते हैं, ऐसा कोई ना कोई आंसर अपने पास होना चाहिए। यदि है तो ठीक है, और नहीं है तो देखेंगे कहां गलती हुई है। बात समझ में आ रही है? चलो, h/√2π, h/√2π, तो ये आंसर अपना जो है सही होना चाहिए। पर मुझे भी थोड़ा सा डाउट है, एक बार अपन इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं राइट। चलो ठीक है, कोई डाउट जैसी बात नहीं है, तो हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही है, h/√2π। क्या निकाला हमने, कक्षक कोणीय घृणन निकाला है। चलो, स्पिन ओनली हम इसको बोल सकते हैं
स्पिन ओनली ऑर्बिटल या एंगुलर मोमेंटम भी हम इसे कह सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्न क्वांटम संख्याओं के साथ जुड़ने वाले इलेक्ट्रॉनों की सर्वाधिक संख्या क्या हो सकती है? भैया n बराबर 3 की बात यदि हो रही है, इसका मतलब यहां पर 3 होगा, l बराबर 1 यानी p होगा, और m बराबर 1 है। तो आपका जो p होता है राइट, उसमें बेसिकली हमारे सामने 3 डिब्बे हुआ करते हैं, और जो पहला वाला डिब्बा होता है -1 है, 0 है, और यहां पर कितना है आपका +1 है। बोलो यस सर। -1 है, 0 है, और वहां पर कितना दिया है आपका +1 दिया हुआ है। तो भैया सीधी सी बात है कि +1 यदि है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? ध्यान से देखो, अब अपन इलेक्ट्रॉनों के लिए बना लेते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा। तो यदि हम इसकी बात करेंगे तो 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो हम यदि बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं? तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। इसीलिए आंसर जो है वो क्या होगा आपका? क होगा। कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या या अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या यहां पर होगी ना राइट, वो कितनी होगी आपकी? 2 होगी। तो हम इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। कहानी बिल्कुल सटीक है, सिंपल है, शानदार है, और कैसी है भैया? जानदार है। ठीक है, चलो अगले सवाल की तरफ चलेंगे, देखते हैं क्या निकलता है पिटारे में से। प्लांक नियतांक का मान दिया हुआ है, जो कि सिर्फ डेकोरेशन का पार्ट है, इसको अपन यूज नहीं करने वाले हैं राइट। साथ में जो है प्रकाश का वेग यहां पर दिया हुआ है, उसको अपन पहले लिख लेते हैं। ओके, और वो नैनोमीटर पर सेकंड में दिया है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। 3 × 10⁻17 नैनोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इसका मतलब यही है कि मैं नैनो की वहां पर वैल्यू पुट करूंगा तो फिर से 10⁸ ऑटोमेटिकली आ जाएगा। चलो C बराबर ये दिया है। और भैया आवृत्ति जो है वो हर्ट्ज में नहीं दी है। इसके पहले भी एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें हमें पूरी तरीके से घुमाने की कोशिश की गई थी, पर हमारे क्योंकि कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं इसलिए हम घूमने वाले नहीं हैं। चलो तो ये हो जाएगा 6 × 10⁻, कितना हो जाएगा? 15 पर सेकेंड ले लो या फिर हर्ट्ज ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो अब हम किसकी बात करने वाले हैं? तरंग दैर्घ्य अपने को निकालनी है नैनोमीटर में, मतलब भैया अपने को लैम्डा निकालना है। चलो लैम्डा अपने को निकालना है नैनोमीटर में। हम जानते हैं बहुत पहले से और कई बार हमने इसके क्वेश्चंस किए हैं कि जो C होता है वो लैम्डा न्यू होता है। तो लैम्डा C/न्यू हो जाएगा, और लैम्डा जो C दिया है, ध्यान से देखो, लैम्डा जो C दिया है राइट, वो कितना है आपका? तो वो दिया है नैनोमीटर में 3 × 10⁻17 डिवाइड बाय आपकी जो फ्रीक्वेंसी गिवन है दैट इज गिवन बाय 6 × 10⁻15। अच्छा जी, इसको अपन 30 करते हैं तो 30 × 10⁻16 डिवाइड बाय 6 × 10⁻15 राइट। बोलो यस सर। 6 से गया 30, यहां पर बचा 5, 15 से गया 16, बच्चा सिर्फ 1, और ये हो जाएगा आपका 5 × 10⁻1 बराबर हो जाएगा 50, और यहां पर आ जाएगा क्या? नैनोमीटर। दैट्स ऑल। क्या ऐसा कहीं पर दिख रहा है? तो 75 बिल्कुल नहीं होगा, 10 बिल्कुल नहीं होगा, 25 बिल्कुल नहीं होगा, 50 भी बिल्कुल नहीं होगा, और होगा क्या? तो भैया सॉरी 25 ये तीनों नहीं होंगे, और 50 जो है ये बिल्कुल सही होगा। याद रहे ये जो आंसर आया है बेटा किसमें आया? आपका नैनोमीटर में। तो देखो यहां पर ऑलरेडी नैनोमीटर था, इसीलिए ये आपका आंसर नैनोमीटर में आ जाएगा। तो ये वो तरीका है जिससे इस क्वेश्चन को आप बढ़िया से सॉल्व कर सकते हो। शानदार ये सवाल था, हम इसको क्रॉस चेक करेंगे और आंसर अपना बिल्कुल सही है। अब हम चल रहे हैं अगले सवाल की तरफ और देखते हैं वहां पर क्या पूछा गया है। चलो इसको नोट करो। कर लिया, आगे बढ़ते हैं। बेरिलियम 2+ निम्न में से किसके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है? सम इलेक्ट्रॉनिक का मतलब जिनके पास एक समान इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उनको हम सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। बोलो यस सर। तो इस तरीके से बेरिलियम की यदि हम बात करेंगे तो बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। और यदि हम बात करते हैं बेरिलियम 2+ की तो 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई भैया? 2 ही तो हुई।
बेरिलियम के पास वैसे तो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पर यदि इसमें से 2 इलेक्ट्रॉनों को हमने बाहर निकाल दिया है, राइट, तो अब इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है ना बाबूजी, वो कितनी हो जाएगी? 2। बोलो यस सर। अब यहां इलेक्ट्रॉन देखते हैं, 0 है। इसके पास कुल 3 होते हैं, 1 निकल गया तो 2 होंगे। सोडियम के पास सोडियम के पास ध्यान से देखिएगा, सोडियम के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 होती है, 1 निकल गया तो 10। मैग्नीशियम के पास 12 होती है, 2 निकल गए तो 10। ये अपना सही आंसर होगा। अपन इसको क्रॉस चेक करते हैं। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से एक बढ़िया सवाल था। सम इलेक्ट्रॉनिक जो आपके तत्व होते हैं या फिर आयन होते हैं, ऐसे वाले बहुत सारे क्वेश्चन हमने लगा लिए हैं। सारे कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग के अंदर फिट हो गए होंगे। इसका हमने पहला वाला पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है, एमसीक्यू वाला। यदि आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज आप वो जाकर देख लीजिए। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने सक्सेसफुली 55 एमसीक्यू क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं, और साथ साथ में आपका जो सिलेबस है, आपका जो चैप्टर है, उसका भी क्या हो गया है? रिवीजन। बात समझ में आ रही है? कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। चलो, तो अब जो है इस चैप्टर से हमने पूरे टॉपिक वाइज वीडियोस कंप्लीट कर लिए हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशन लगा लिया है, 1 शॉट रिवीजन कर लिया है, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट आईएमपी एमसीक्यू क्वेश्चंस जो भी है कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद हम बढ़ेंगे हमारे अध्याय क्रमांक 3 की तरफ, जिसके आपको लेक्चर्स मिलेंगे आपके अपने फेवरेट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। जहां पर आपको क्या क्या मिलता है वो देख लेते हैं। देखो, यदि आप सीबीएसई वाले हैं, एनसीईआरटी बुक फॉलो करते हैं, राइट, तो इंग्लिश मीडियम के लिए कक्षा पहली नर्सरी, बात समझ में आ रही, से लेकर 12वीं तक। हिंदी मीडियम के लिए 7वीं से 12वीं तक एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी, आईआईटी जेईई, नीट, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एवरीथिंग इज गिवन हियर। और वो भी कैसा? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बात समझ में आ रही है? मतलब आप सारे वीडियो लेक्चर्स को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हो। ये पहली बात थी। दूसरी बात ये कि आपको यहां पर मिलने वाली है क्या? कुछ भी आपको खरीदना नहीं है, और किसी भी प्रकार का आपको जो है कूपन कोड यूज नहीं करना है। बात समझ में आ रही है? तो ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से इसको सुनिएगा, और आज की क्लास में यदि कोई भी डाउट होगा आप उसे प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर पुट कर दीजिएगा। स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।